Okay, so after we have discussed some general consideration about anemias, let's start discussing the pathological aspects of anemia. The first important thing is कि how to classify anemia. क्लासिफिकेशन क्यों करना है हम एनीमियाज की? इसलिए कि हमें डायग्नोसिस बनाने में आसानी हो डिफरेंट पैरामीटर्स की बेसिस पे, और कैटेगराइज करने में आसानी हो जाए, ताकि उसकी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली की जा सके। तो वैसे तो एनीमियाज को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो रॉपिंस में जो दिया हुआ है और जो ज़्यादा ऑथेंटिक है वो है इटियोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी एनीमियाज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी अंडरलाइंग मैकेनिज्म। यानी मैकेनिज्म क्या है जो उनको, जिसकी वजह से ही वो पेशेंट को एनीमिया हो रहा है। इफ यू नो द कॉज और पैथोजेनेसिस ऑफ द एनीमिया, तो उनको रेक्टिफाई करना ज़्यादा आसान होता है। अब कुछ बुक्स में दी हुई हैं, लाइक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आरबीसी साइज के, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक या नॉर्मोसिटिक एनीमिया। लेकिन वो मतलब सिर्फ ये याद रखने के लिए तो सही है कि ठीक है, एनीमिया के डिफरेंट क्लासेस हैं, और अ, उसको सिर्फ आप टोटली याद रख सकते हैं, मतलब रट्टा लगा सकते हैं, उसके लिए मेमोराइज करना पड़ता है उसको। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे मैकेनिज्म क्या है एनीमिया का, वो काफ़ी चीज़ें हमें समझ में भी आ जाएंगी उसमें। एक बात याद रख लें कि एनीमिया की डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, दो या तीन चीज़ों की। नंबर वन, एक तो उसकी हमें सीबीसी रिपोर्ट एंड ब्लड पिक्चर। सीबीसी रिपोर्ट में वही आरबीसी काउंट कितना है, डिफरेंट आरबीसी की इंडाइसेस जो है वो एमसीएच, एमसीवी, पीसीवी, ये सब चीज़ें, आरडीडब्ल्यू, ये सब कैसा है। फिर ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी कैसी है, आरबीसी की माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है, किस तरह के हैं वो, एनाइसोसाइटोसिस है, पॉइकिलोसाइटोसिस है। तो मतलब ये डिफरेंट, इस तरह से ये एक जो सीबीसी रिपोर्ट है वो इसी तरह से रिपोर्ट भी की जाती है यूजुअली। यानी सारी एंडाइसिस प्लस आरबीसी की मॉर्फोलॉजी जो यूजुअली स्लाइड में देख के पेरिफेरल फिल्म का एग्जामिनेशन करके फिर उसके डिफाइन किया जाता है। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो उसकी बोन मैरो पिक्चर इन सम एडिशनल केसेस। और तीसरा इसके अलावा ये कि कुछ सीरोलॉजिकल स्टडीज हैं, मसलन आयरन लेवल करवा लें आप, या विटामिन बी 12 लेवल, या डिफरेंट चीज़ें। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एनीमिया की बेसिकली कॉज क्या है, ताकि उसको रेक्टिफाई किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू इटियोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी टाइप एंड कॉजेज ऑफ एनीमिया, एनीमिया को हम तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहली टाइप है हमारी ब्लड लॉस एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। दूसरी है एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन। इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन मीन्स के डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इवन बिफोर 120 डेज, क्योंकि 120 डेज के बाद तो उनकी हिमोलिसिस होनी ही होनी है। लेकिन जब ये एबनॉर्मल हिमोलिसिस हो जाए, एक्सेसिव हिमोलिसिस हो जाए, बिफोर 120 डेज हिमोलिसिस हो जाए, तो दैट वुड बी रेफर्ड टू एज हिमोलिटिक एनीमिया। और तीसरा होगा एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन। कि एनीमिया इसलिए हो रहा है कि आरबीसीज बन ही नहीं रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आसान सी बात है जो समझ में आती है कि एनीमिया क्यों होगा, या तो ब्लड लॉस हो जाए। एक तो ये कि ब्लड लॉस हो गया तो जाहिर बात है एनीमिया में होगा। सेकेंडली ये कि आरबीसी जल्दी डिस्ट्रक्ट हो जाए। और थर्ड ये कि आरबीसी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, ये कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो डिक्रीज प्रोडक्शन या इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, एक्सेसिव लाइसिस यानी हिमोलिटिक एनीमियाज, और तीसरा जो है वो हमारे पास ब्लड लॉस एनीमिया। ये तीन कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं मेनली, जिसमें हम एनीमियाज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। एज फार एज दिस एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया इज कंसर्न, तो ये ब्लड लॉस दो तरह का हो सकता है, या तो एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है या क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया। अच्छा, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया में एनीमिया इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहता है। इंपॉर्टेंस ये नहीं रहती है कि पेशेंट को एनीमिया हो गया है। मसलन मैसिव हैमरेज हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर गया है, सर्जरी हो रही है उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि एनीमिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपोवोल्यूमिया पेशेंट को हो रहा है। तो हाइपोवोल्यूमिया को आप मैनेज कर लेंगे तो एनीमिया तो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा। एंड हाइपोवोल्यूमिया इज यूजुअली मैनेज बाय गिविंग लार्ज डोजेज ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, या अगर जरूरत हो तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को दी जा रही होती है। अ, तो ये मतलब एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया में। लेकिन क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया ऑन द अदर हैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिग्निफिकेंट टॉपिक है हमारे पास। और बहुत सारे केसेस हैं एनीमियाज के विच आर ड्यू टू
क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया। अब क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया में ब्लड एकदम बहुत सारा हाइपोवॉल्यूमिक कॉज नहीं कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ ब्लड, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब वो जीआई लीजन से भी हो सकती है, अपर जीआई लीजन से या लोअर जीआई लीजन से। फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग इसोफेजियल वायरसेस हैं, हेमाटोमेसिस है, किस्टाइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, एडिनोकार्सिनोमा है, उसमें जीआई, अपर जीआई से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। या मसलन लोअर जीआई ब्लीडिंग पर रेक्टम, वो फ्रेश ब्लड है तो हेमरोइड्स में हो सकता है, लाइक फिस्टुलाइन एनो, एनल फिशर, कोई कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोई मास पॉलिप, रेक्टल पॉलिप, इन सब में हो सकता है। या अगर कोई मतलब मसलन जो ब्लड जो है वो क्लॉटेड हो गया है, फ्रेश ब्लड नहीं है, और ज़्यादा प्रॉक्सिमल लोकेशन से आ रहा है, फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस में, या क्रोन्स डिजीज में, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में, या कोलोरेक्टल कार्सिनोमास में, या डिफरेंट पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस में ब्लीडिंग पर रेक्टम होना शुरू हो जाती है। तो अगेन फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इफ़ यू करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज, तो एनीमिया जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब उसमें सिर्फ यही नहीं है कि ब्लड लॉस ही नहीं होता है, बल्कि इन क्रॉनिक डिजीज में खास तौर पे कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर्स भी रिलीज होते हैं विच अफेक्ट द एरिथ्रोपोइसिस एज वेल, और वो डिमिनिश एरिथ्रोपोइसिस के साथ भी एसोसिएट करते हैं। देन देर आर सर्टेन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज की जाती हैं पेशेंट को की मेंस्ट्रुअल सिस्टिक में एबनॉर्मलिटीज, इरेगुलरिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए। कोई मास है उसमें, डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं, लाइक प्रिकॉशंस पुबर्टी है, या मसलन एंडोमेट्रियोसिस, या लियोमायोमा, एनोवोल्यूटरी साइकिल, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल पॉलिप, क्रॉनिक सर्विसाइटिस, सर्वाइकल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ओवरी के डिसऑर्डर्स। या फिर इसके बाद आखिरी चीज हमारे पास आ जाती है कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट को हो। तो इन सब में क्या होता है कि देयर इज chronic blood loss anemia, anemia due to chronic blood loss. तो again all these types, whether it is acute or chronic blood loss, ये होते हैं secondary type of anemias. Primary anemias मतलब इसमें anemia is a manifestation of the disease. It is not a disease at its own. तो if you correct the underlying condition, तो anemia जो है वो भी automatically rectify हो जाएगा, correct हो जाएगा ब्लड लॉस एनीमिया में। लेकिन जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो यह है हिमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया यानी कि एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हिमोलिसिस, एबनॉर्मल हिमोलिसिस। ये हिमोलिसिस जो है वेसल के अंदर हो, या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हो, टिश्यू माइक्रोफेज सिस्टम में हो, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, या किसी और जगह पे हो, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हो या इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो। अगर ये हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगी तो देन इट विल बी डेफिनेटली एसोसिएटेड विद एनीमिया, और ये एनीमिया जो है वो कंडीशन, दिस एनीमिया विल बी टर्म्ड एज हिमोलिटिक एनीमियाज। अब ये हिमोलिसिस क्यों हो सकती हैं, उसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। इन कॉजेज को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, बाकी इनको इंडिविजुअल जो एनीमियाज हैं उनको तो अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो देयर मे बी सम इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स, लाइक मेम्ब्रेन में डिसऑर्डर्स हों जिसमें हेरिटेरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिटेरी इलिप्टोसाइटोसिस आ सकते हैं, या मसलन एंजाइम डेफिशिएंसी हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज मसलन एक एंजाइम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी है। तो ये डेफिशिएंसीज जो हैं, जो इनहेरिटेड है, जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हैं, और ये जो हैं वो एक्सेसिव हेमोलिसिस के साथ एसोसिएट करती हैं। अब जब हम ये डिस्कस करेंगे ना कि हेरिटेरी स्फेरोसाइटोसिस है एक पेशेंट को, तो उसमें मतलब हम ये बात करेंगे हेमोलिसिस क्यों हो रही है, और हेमोलिसिस की वजह से एनीमिया क्यों हो रहा है। वो फिर उसमें हेरिटेरी स्फेरोसाइटोसिस की पैथोजेनेसिस और उसमें सब चीज़ें में उसमें कवर होंगी। सिमिलरली एंजाइम डेफिशिएंसी में जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हाउ डज दिस डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इट कॉजेज हेमोलिसिस। तो ऑब्वियसली फिर वो एनीमिया की पैथोजेनेसिस हमारी कवर हो जाएगी उसमें। Then we have some abnormalities of the hemoglobin itself, like sickle cell anemias हैं, thalassemias हैं, very well। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा मेरे ख्याल में सिकल सेल एनीमिया का, कि हेमोग्लोबिन एस होती है इसमें, थैलेसीमिया में हेमोग्लोबिन
अल्फा या बीटा चेन जो है वो बन नहीं रही होती है या कम बन रही होती है। तो दिस में बी एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड erythropoiesis एज वेल एज ये hemolysis को भी कॉज करती है। Then we have certain acquired genetic defects like paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Then we have one can have mechanical trauma to the RBCs. Mechanical trauma usually जो है वो vessels की abnormality की वजह से हो रहा है। मतलब वेसल जिसमें से आरबीसीज पास आउट हो रहे हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए उसकी वॉल में मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से फिर आरबीसीज की हिमोलिसिस हो जाए। तो मोस्टली ये जो एनीमिया ये जो हिमोलिटिक होती है हिमोलिसिस होती है मैकेनिकल ट्रॉमा में दैट इज यूजुअली इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। लाइक हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम एक नाम शायद आप सुना होगा आपने, या थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट क्लिनिकल स्पेक्ट्रम्स हैं जिनको हम डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियो की बेसिस पे या एटियोलॉजी की बेसिस पे इसको हम डिफाइन करते हैं और फिर इनको ग्रुपिफाई करते हैं क्लासीफाई करते हैं एज causing mechanical trauma ultimately leading to hemolysis. Then anemias may be due to hemolysis, और hemolysis जो है वो हो सकती है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो। एक शायद आपने कॉमन सी बात सुनी होगी आपने, मिसमैच अगर ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो यू नो वेरी वेल कि अगर एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव हो, उसको आप मसलन बी पॉजिटिव ब्लड दे दें तो बी पॉजिटिव वाले के पास एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये एंटी ए एंटीबॉडीज जो हैं वो जाके ए ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव होते हैं जो एंटीजन होती हैं उन आरबीसीज को जाके डिस्ट्रॉय करती हैं। जाहिर ये बात है कि फिर वो ए एंटीजन तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे आरबीसीज पे होती है, तो फिर ये एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। ये तो एक कॉमन सी एक ग्रॉस सी एक बड़ी मोटी सी एग्जांपल है जो आजकल बहुत ही मतलब अनकॉमन है कि मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जो लाइक सेंसिटाइज करके एंटीबॉडीज बना के और फिर उसके बाद हिमोलिसिस इंड्यूस करके अल्टीमेटली एनीमिया कॉज कर सकती हैं, लाइक ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। ये एक बड़ी स्पेशल सी टर्म है। ऑटो इम्यून मेडिएटेड है, इम्यून मेडिएटेड है, और इसमें सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडीज बनती हैं जो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये डिस्ट्रक्शन जो है वो आरबी एंटीबॉडी के थ्रू भी हो सकती है। ये अगर आपको याद हो हमने टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो डिस्कस किया था, सॉरी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो डिस्कस किया था, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, एंड इट मे लीड टू हिमोलिसिस, आरबीसीज की लाइसिस हो जाती है। देन बड़ी कॉमन सी डिजीज है एक हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। मतलब ये हैं इस तरह की चीजें कि जिसमें वन कैन हैव द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज mediated by antibodies after prior sensitization. This will be considered as antibody mediated destruction. ये एक ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की एक अलग ही कैटेगरी, इसको भी अलग से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद एक्सेसिव हेमोलिसिस, जैसे पाकिस्तान में जो ज़्यादा कॉमन है लाइक मलेरिया। यू नो मलेरिया में जब वो आरबीसीज के अंदर जब शाइजोगोनी हो रही होती है मलेरियन पैरासाइट की रिप्रोडक्शन हो रही होती है, बडिंग होती है, फिर वो रप्चर करता है आरबीसीज और फिर उसके बाद वो सारे शाइजोन्स जो है वो सारे बाहर निकलते हैं। तो दिस इज कॉजिंग यू नो रप्चर ऑफ द आरबीसीज, यानी वही लाइसिस ऑफ द आरबीसीज, और ये हिमोलिटिक एनीमिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। हाल तो मलेरिया के अपने वो भी होते हैं, लेकिन क्रॉनिक मलेरिया में खास तौर पे पेशेंट जो है वो एक्सेसिव हेमोलिसिस के साथ ही प्रेजेंट करता है। Then there are certain cases of familial hypersplenism in which the spleen is functioning more than normal. वो फिर क्या करती है कि वो इवन जो नेसेंट आरबीसीज होते हैं, असल में उसको सेनेसेंट आरबीसीज या ओल्डर आरबीसीज को ही डिस्ट्रॉय करने चाहिए, लेकिन बट व्हेन इट बिकम्स हाइपर फंक्शनल हाइपर स्प्लेनिज्म तो इट विल बी इवन लाइजिंग दी नेसेंट आरबीसीज। तो एक्सेसिव हेमोलिसिस यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, एंड मोस्टली ये जो हेमोलिसिस होती है स्प्लीन में होती है, यानी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। देन देयर आर सर्टेन टॉक्सिन एंड केमिकल्स लाइक स्नेक बाइट, लाइट पॉइजनिंग जो हिमोलिटिक एनीमियास कर सकते हैं। तो सो यू कैन सी कि हिमोलिसिस जो है वो जेनेटिक डेफिशिएंसी है, इनहेरिटेड
या एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, या हेमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज हैं, या एंटीबॉडी मेडिएटेड है, या मैकेनिकल ट्रॉमा है, इसमें सब में क्या होगा कि हिमोलिसिस होगी। और जब हिमोलिसिस, हिमोलिसिस आई मीन वट एवर मैकेनिज्म इज देयर, कोई ना कोई पैथोलॉजिकल हिमोलिसिस होगी। एंड इट इज नॉट दी हिमोलिसिस ऑफ सेनेसेंट आरबीसीज विच इज फिजियोलॉजिकल हिमोलिसिस, ये कोई पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल एक्सेसिव या हिमोलिसिस ऑफ दी इवन न्यूअर सेल्स, वो भी हिमोलिसिस में काउंट होगा। जब हिमोलिसिस होगी और अगर उसको प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को इनहेंस करके भी अगर उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली the person would be having less number of RBCs, lesser amount of hemoglobin, या दोनों, और वो एनीमिया की जो डेफिनेशन है उसमें पूरी तरीके से उतरते हैं। द थर्ड कैटेगरी which is leading to anemias, वो भी again बड़ी important है, and that is basically associated with decreased red cell production, usually in the bone marrow. तो वेन एवर देयर इज इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसीज इतने नहीं बन रहे हैं कि जो बॉडी की डिमांड को जो है वो मैच कर सके, मीट कर सके, तो वी विल कॉल इट एज डिक्रीज यानी इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। और इसमें भी अगेन बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, जिसमें एक लाइक इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, फैंकनीज एनीमिया, आल्दो इट इज नॉट दैट कॉमन, लेकिन बहरहाल हो सकती है। देन देयर आर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन है, बल्कि वर्ल्ड वाइड ज़्यादा कॉमन है। और उसमें सबसे कॉमन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। देन वी हैव दिस विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, पर्नीशियस एनीमिया वगैरह, वो फिर मेगलोब्लास्ट में की हेडिंग में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। Erythropoietin is a very important protein which is released from the juxtaglomerular apparatus of the renal tubules, रीनल पैरेन्काइमा। और वो जो है जाके एक्टिवेट करती है आरबीसी के प्रिकर्सर सेल्स को, और वहां से आरबीसी की प्रोडक्शन शुरू होती है, एरिथ्रोपोइसिस होती है। So cases which are associated with erythropoietin deficiency include renal failure। obvious सी बात है कि renal failure होगा, renal parenchyma खत्म हो गया तो juxtaglomeralar apparatus भी खत्म हो गया है, ये कम हो गया है, और obvious सी बात है कि erythropoietin के levels भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। Then we have the anemia of chronic disease, certain cases of anemia of chronic diseases। यानी एक तो क्रॉनिक डिजीज में ये जैसे हमने देखा था कि लाइक हिमोलिसिस भी हो सकती है, दूसरा ये कि इसमें इरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी या क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया के साथ साथ जो है वो डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन के साथ भी एनीमिया प्रेजेंट कर सकता है, जो एनीमिया को ज्यादा सीवियर कर देता है। इन इंस्टांसेस, देयर आर इंस्टांसेस वेयर द एनीमिया इज द वेरी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज क्रॉनिक डिजीजेज, और जब उस एनीमिया को सॉर्ट आउट करते हैं तो फिर पता चलता है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम chronic disease, anemia of chronic diseases. Then immune mediated injury to progenitor cells leading to aplastic anemia, या bone marrow aplasia किसी और वजह से हो जाए, नॉन फंक्शनिंग बोन मैरो, तो डेफिनेटली वो रेड सेल प्रोडक्शन को भी डिक्रीज कर देगा। फिर अगर ये कि बोन मैरो रिप्लेस हो जाए बाय सम मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ल्यूकीमिया हो जाए, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, माइलोडिस्प्लासिक सिंड्रोम, या ब्रेन में बोन मैरो में कोई लाइक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होगा, लाइक मेटास्टेटिक कार्सिनोमा या ट्यूबरकुलोसिस आ जाए, तो कुछ एनीमियाज जो हैं वो इवन दे आर नॉट एसोसिएटेड विद, और जो उनकी पैथोजेनेसिस इतनी ज़्यादा क्लियर कट नहीं पता, तो वो अननोन मैकेनिज्म के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो इन जनरल वी कैन सी कि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉजेस, एक पूरा ओशन है कॉजेस का जो एनीमिया कॉज कर सकता है। जनरली तो अनीमिया के साइन सिम्टम्स एक ही जैसे होंगे, वेदर इट इज ड्यू टू हेमोलिटिक अनीमिया और डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन या क्रॉनिक ब्लड लॉस अनीमिया, जनरल साइन सिम्टम्स एक ही जैसे होंगे। लेकिन उन साइन सिम्टम्स को देख के अगर हम सीबीसी करवाएंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिल जाती है कि ये बेसिकली अनीमिया जा किस तरफ रहा है, क्यों हो रहा है, ये डिक्रीज प्रोडक्शन से हो रहा है, या मसलन इंक्रीज लाइसिस से हो रहा है, या ब्लड लॉस एनीमिया है। तो ये मतलब हमें थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो है वो सॉर्ट आउट करना होता है इनिशियली। जनरली वी हैव अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद एनीमिया, तो
कुछ क्लिनिकल हिस्ट्री की और कुछ एग्जामिनेशन की बेसिस पे हम एक लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ये पेशेंट माइट बी हैविंग दिस टाइप ऑफ एनीमिया। फिर उनको लैब इन्वेस्टिगेशन, खासतौर पे ये सीबीसी, इसलिए मैं अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ, सीबीसी रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़नी आनी चाहिए, उसके सारे इंडाइसिस को अच्छी तरह से कोरिलेट करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो आपको आपकी डायग्नोसिस को पिन पॉइंट करने में या अपनी डायग्नोसिस डिफरेंशियल की लिस्ट जो है उसको नैरो डाउन करने में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और फिर वो वहां से आप यूजली इस तरह से कर लेते हैं। यानी कुछ जगहों पे तो इवन ये भी प्रैक्टिस आई हैव सीन एंड दिस इज वेरी वेल जस्टिफाइड कि जो भी एनीमिया का पेशेंट होता है, खास तौर पे खवातीन में, फीमेल में अगर एनीमिया हो, कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है उसमें एनीमिया है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज, सबसे फ्रीक्वेंट कॉज, सबसे ज़्यादा जो कॉज हमें मिलती है वो आयरन डेफिशिएंसी, तो वो आयरन सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा, आयरन सप्लीमेंट शुरू करने का एज सच तो कोई नुकसान नहीं है, सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा हो जाए आयरन ओवरलोड, सिस्टमिक आयरन ओवरलोड लीडिंग टू हीमोसिड्रोसिस या अल्टीमेटली हीमोक्रोमेटोसिस, वो तो खैर बहुत एक्सेसिव हो जाता है। अदरवाइज पेशेंट शुरू में ही आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे, तो मतलब फिर आपको मजीद उसकी ज़रूरत नहीं होती है वर्कअप की। ये एक जनरल क्लिनिक ओपीडी के लेवल पे या बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल पे अगर हम कर रहे हो तो फिर इस तरह से होता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ एनीमिया, कि पेशेंट अगर एनीमिया हो रहा है तो उसकी कॉज क्या है। लेकिन अगर आप लाइक एक फीमेल प्रेग्नेंट लेडी है या नॉन प्रेग्नेंट लेकिन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, खातून है, वो एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर रही है, तो 90% केसेस में ये जो एनीमिया होता है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो वन शुड स्टार्ट विद दी आफ्टर हैविंग सेंड दी लैब्स, आयरन सप्लीमेंटेशन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे कॉमन होती है बहरहाल। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि किसी तरह से एनीमिया की जो कॉज है उसको वो आप देख लें। सो वॉट एवर द कॉज, severe anemias lead to certain clinical features like paleness, weakness, malaise, easy fatigability. They are usually common features. Hypoxia can cause fatty change, especially in the liver, dyspnea on exertion या shortness of breath इसके साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। diminution of vision may lead to volume overload, heart failure and मतलब ये सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ भी एसोसिएट कर सकता है। लेकिन जनरली मतलब इन सब चीज़ों के साथ हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया। तो वट एवर दी प्रेजेंटेशन, एनीमिया के कुछ साइंस सिम्टम्स आपने शायद पढ़े ही होंगे मेरे ख्याल में, लाइक ये जो सिम्टम्स हो गए जो प्रेजेंट कर रहा है, साइंस आप देखेंगे तो यूजुअली यू गो फॉर स्क्लेरा, you examine the tongue, you see the nails of the patient, general appearance उसकी, और ये सारी चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक उसका आइडिया हो जाता है कि उसकी हेमोग्लोबिन या आरबीसी या दोनों कम है। तो मतलब व्हाट इज द कॉज बेसिकली बिहाइंड दिस। सो विद दिस डिस्कशन हम यहाँ पे ये लाइक इस सेक्शन को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम इंडिविजुअल एनीमियाज को जो है वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे। So if you see this video completely and you have seen it till the end, तो इसको लाइक कर लें या कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि अगली वीडियोस जो हैं वो हमें उसमें क्या चीज़ चेंज करनी है क्या नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड